वहाँ पे एक वेकफील्ड एक्सेलरेटर है, and that वेकफील्ड एक्सेलरेटर is based on plasma physics. तो LHC में प्लाज्मा फिजिक्स का बस इतना ही रोल है कि जो LHC में अवेक नाम से एक्सेलरेटर है, वो एक वेकफील्ड एक्सेलरेटर है जो कि अभी 2018 में कमीशन हुआ। 2014 में इसका प्लान हुआ था और अभी उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स खास हुए नहीं है। इट्स अ वेरी न्यू एक्सेलरेटर। उसकी फिजिक्स आपको समझने के लिए प्लाज्मा फिजिक्स पढ़ना जरूरी है। तो मैं इंट्रोडक्टरी प्लाज्मा फिजिक्स सबसे बात करूंगा और कैसे उसका इंटरेक्शन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और प्लाज्मा का लेते हैं, वहां तक हम लोग जाएंगे इसमें। तो प्लाज्मा क्या है? व्हाट इज प्लाज्मा? वी विल स्टार्ट विद दिस। एक बेसिक पोस्टुलेट लेते हैं। वी हैव अ सॉलिड, वेल डिफाइंड लैटिस अरेंजमेंट होता है। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हम उसको कुछ एनर्जी देते हैं। एक एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आइदर इन हीट, किसी भी फॉर्म में। आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर और एनर्जी देंगे, फिर आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैस। और ज्यादा एनर्जी देने पे इट विल बी आयोनाइज्ड और इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई भी गैस आयंस में पॉजिटिव और नेगेटिव कन्वर्ट हो गई तो क्या वो प्लाज्मा होगी? नहीं, वो प्लाज्मा, हर गैस आयोनाइज होके प्लाज्मा नहीं होगी। उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि उसको प्लाज्मा कब कहेंगे। वो आज हम लोग अभी बाद में देखेंगे। प्लाज्मा की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1879 से, जब विलियम क्रूक्स ने ट्यूब बनाया था। उसमें उन्होंने एक इल्यूमिनेशन ऑब्जर्व किया। उसको उन्होंने कहा कि जो गैस इसके अंदर है ये आयोनाइज हुई है और ये उसका आयोनाइजेशन यहाँ पे विजिबल है। इसको उन्होंने प्लाज्मा का के बारे में कहा और उसको टर्म उन्होंने दिया रेडिएंट मैटर। एक दूसरे साहब हुए पुरकिंजी, जो 19th सेंचुरी में थे। उन्होंने ब्लड में जो लिक्विड रिमेन बचा है, जबकि कॉर्पसेस हटा दिए जाएं, तो जो रिमेनिंग मैटर है उसको प्लाज्मा कहा, जिसको कि हम आज भी ब्लड प्लाज्मा कहते हैं और जनरली कॉमन लैंग्वेज में लोग उसी को प्लाज्मा के टर्म्स में लेते हैं। लैंग्वेज में ले जो गैसियस आयोनाइज्ड गैस है, जो उसमें जो कॉर्पस्कुलर मैटर है, उसको प्लाज्मा कहा। तो प्लाज्मा टर्म को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता है। हम लोग फिजिसिस्ट लोग एक आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा के टर्म्स में यूज करते हैं और एक जनरल पब्लिक और बायोलॉजिस्ट उसको ब्लड के टर्म्स में यूज करते हैं। उसकी डेफिनेशन हम ऐसे कहेंगे कि द वर्ड प्लाज्मा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल सब्सटेंसेस containing many interacting free electrons and ionized atoms or molecules which exhibit collective behavior due to the long range Coulomb forces. अब ये जरूरी नहीं है कि सारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज हो जाएं। आयोनाइजेशन प्रोसेस में 100% आयोनाइजेशन नहीं होगा, तब भी वो प्लाज्मा होगा। इट विल बी अ पार्शियली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा में नेगेटिव पॉजिटिव आयंस के अलावा न्यूट्रल एटम्स भी होते हैं और एक्सटर्नल इंप्योरिटीज भी होती हैं। अब प्लाज्मा कहाँ कहाँ मिलता है? जितना भी स्टार्स हैं, सन, जो भी जितने भी स्टार्स हैं, दे ऑल आर इन प्लाज्मा स्टेट। और जो गैलेक्सीज के बीच में मीडियम है, द इंटरगैलेक्टिक मीडियम, दैट इज ऑल्सो इन प्लाज्मा स्टेट। 99% ऑफ द यूनिवर्स में जो मैटर है दैट इज प्लाज्मा। खाली हमारे अर्थ पे जो मैटर है दैट इज डोमिनेटेड बाय सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अर्थ के बाहर जितना भी मैटर है दैट इज प्लाज्मा। अर्थ के आसपास हमको प्लाज्मा कहाँ कहाँ मिलेगा? पहला है सोलर विंड्स, दूसरा लाइटनिंग होती है जो बरसात में, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा। जेट्स, स्प्राइट्स जो एटमॉस्फेयर में बनते हैं, दैट इज ऑल्सो प्लाज्मा।
नॉर्दर्न और सॉदर्न पोल्स पे जो ऑरोरास बनते हैं, दे आर प्लाज्मास। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनका नाम बोरेलिस होता है और सदर्न में ऑस्ट्रेलिस होता है। आयनोस्फीयर की जो लेयर है एटमॉस्फेयर में, दैट इज आल्सो प्लाज्मा। एक शिप्स पे एक फिनोमेना ऑब्जर्व किया जाता है एंटीना पे, दैट इज एल्बिनोस। तो एल्बिनोस फायर जो होती है एंटीना पे, दैट इज आल्सो प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब हम घर में या इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। जितने भी हमारे फ्लोरेसेंट लैंप्स हैं, नियॉन साइंस हैं, प्लाज्मा टीवी स्क्रीन हैं और प्लाज्मा लैंप, ये आप घर में देख लें कितने आर्टिकल प्लाज्मा यूज हो रहा है। प्लाज्मा टीवी है, ब्लेड्स हैं, एलईडीज हैं, प्लाज्मा टीवी जो है, प्लाज्मा कटर्स हैं, प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर भी हैं, एलसीडी स्क्रीन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी नैनो डायोड्स, क्वांटम डायोड्स हैं, दे आर टेक्सटाइल ट्रीटमेंट इज आल्सो डन बाय प्लाज्मा, metallic treatment is also done by plasma. प्लाज्मा दो तरीके से हम लोग ट्यूब में लेते हैं, एक में लो प्रेशर या हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होगा तो दैट इज आर्क डिस्चार्ज, जो कि कैमरे में होती है, एकदम से हाई पावर आती है प्रेशर से। और लो प्रेशर है वो फ्लोरेसेंट लाइट में, जिसमें हम लोगों को लिमिटेड पावर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चाहिए, वो लो प्रेशर में। इसके अलावा इंडक्शन से कॉइल्स को ट्यूब के ऊपर लेके उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस करके जो गैस अंदर ट्यूब में बढ़ते हैं उसको आयनाइज करते हैं। इसी तरीके को कंफाइन करने के लिए इस प्लाज्मा को जो हमने कॉइल के अंदर प्रोड्यूस किया, अगर कंफाइन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको कंफाइन करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा के साथ दिक्कत ये होती है कि जैसे ही हमने प्रोडक्शन फील्ड हटाई, द गैस विल बी अगेन आयोनाइज, वो वापस गैस में बन जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस फिर से कंबाइन कर जाएंगे और हमको गैस फिर से मिल जाएगी। जब भी कोई लेजर बीम हम किसी सॉलिड टारगेट पे डालते हैं, क्या होता है, द टारगेट गेट हीटेड, हीट इतनी ज्यादा हो जाती है कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टार्ट मेल्टिंग। जो सरफेस के मॉलिक्यूल मेल्ट होते हैं, उस सरफेस पे जो उससे पहले जो गैस गैस वेल्डिंग आप देखते हैं, गैस वेल्डिंग में आप देखेंगे जैसे गैस वेल्ड कर रहा हो, वेल्डिंग में उसके कलर ऑफ द फ्यूल चेंजेस, वही जो चेंज फ्लेम है दैट इज आयोनाइज। अब हम ये कहाँ कहाँ प्लाज्मा हमको मिलता है तो उसकी डेंसिटी और टेम्परेचर की बात करते हैं। ये टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to the power 2, यानी रूम टेम्परेचर पे भी प्लाज्मा पॉसिबल है, एंड इट गोज अप टू, देयर इज नो लिमिट, 10 to the power 12 तक के तो नोन है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए है दैट इज मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन। क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट लोग वी आर ट्राइंग टू अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन अर्थ थ्रू मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट करके प्लाज्मा का हम न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ से प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जब अभी हमको 500 मेगावाट पावर जनरेट करने के लिए 10 पावर स्टेशन लगाने पड़ते हैं, तो एक पावर स्टेशन हमारी 500 मेगावाट जनरेट करेगा। The cost will be reduced to 1/10, प्लस कोई न्यूक्लियर वेस्ट नहीं होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो वी आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस पावर बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट फ्रांस में होने जा रहा है, वैसे डिले हो गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग 2025 तक वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आईटर, ITER। प्लाज्मा की एक रेजीम बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज द हाई डेंसिटी रेजीम।
जिसमें कि डेंसिटी 10⁻27 से ऊपर होगी। 10⁻33 तक अभी मिली है, उससे ऊपर अभी मिला नहीं है प्लाज्मा डेंस। 10⁻27 से 10⁻33 इस रेंज का जो प्लाज्मा है, ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर लो है। अगर इतना लो है कि टेम्परेचर इसका गैस के फर्मी टेम्परेचर से कम है, तब वो प्लाज्मा हाई डेंसिटी और लो टेम्परेचर प्लाज्मा दैट विल शो क्वांटम इफेक्ट, डिजेनरेसी होगी उसमें, दैट विल बी कॉल्ड क्वांटम प्लाज्मा, जो कि इस रीजन में मिलेगा। जैसे हमने बताया कि हमारा पहला पर्पस अभी जो है प्लाज्मा स्टडी करने का है, इज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जरूरी है कि प्लाज्मा को हम रोक पाए, कन्फाइन कर पाए। तो उसको कन्फाइन करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से वो प्लाज्मा अपने आप कन्फाइन रहे, जैसा कि सन और स्टार्स में होता है। दूसरा तरीका है इनर्शियल कन्फाइनमेंट, यानी कि हम लेजर बीम से उस प्लाज्मा पे लेजर बीम हर तरफ से डालें एंड इट रिमेन्स कन्फाइंड। थर्ड प्रोसेस इज मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट। हम उस पे टॉरॉइडल या इलेक्ट्रिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा के उस प्लाज्मा को कन्फाइन कर सकें। एंड दैट कन्फाइनमेंट शुड ओबे दिस लॉसन क्राइटेरिया कि ये डेंसिटी मिनिमम मेंटेन रहेगी, तब तो वो प्लाज्मा हमारा सक्सेसफुली कन्फाइंड है। इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेंटेन, तो वो कन्फाइनमेंट हमारे फ्यूजन के मतलब का नहीं। यही वो आइटर की डिवाइस है जो कि फ्रांस में एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी 2500 करोड़ मनी लगा रही है इसमें। दिस इज इनर्शियल कन्फाइनमेंट, चारों सब तरफ से लेजर बीम लगा के उसको कन्फाइन किया जाता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन ऑब्टेन करने की हिस्टोरिकल मैप है, कब से शुरू हुए और कब क्या डेवलपमेंट हुआ और कब क्या आगे प्लान्ड है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्लाज्मा गैस से कैसे भिन्न है? क्योंकि ये आयोनाइज्ड है, तो आयोनाइज्ड है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा होगी। दूसरा, इंडिपेंडेंटली एक्टिंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं, पॉजिटिव चार्जेस अलग हैं, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। जबकि गैस में तो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक अपनी उनकी एक अलग एंटिटी, या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अपने अलग अलग है। जो गैस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैक्सवेलियन होता है, या प्लाज्मा में हमको कहीं कहीं बोस-आइंस्टीन, कहीं फर्मी डिराक भी मिलता है। जो हमने अभी क्वांटम प्लाज्मा की बात की थी, वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हुए करता है। ये गैस में मैक्सवेलियन ही होगी। इंटरेक्शंस, इसमें टू पार्टिकल कॉलिजन्स होंगे गैस में, क्योंकि और प्लाज्मा में कलेक्टिव ऑक्सीलेशंस और कॉलिजन्स होते हैं। ये एक डेंसिटी स्केल और टेम्परेचर है, जैसा अभी एक वो पहले ग्राफ देखा था हम लोगों ने, ये उसी का डेटा है। तो अभी हम सबसे पहले हमने बात की थी कि हर एक आयोनाइज्ड गैस को प्लाज्मा नहीं कह सकते। किस गैस को हम प्लाज्मा कहेंगे उसकी कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है मैक्रोस्कोपिक न्यूट्रलिटी। मैक्रोस्कोपिकली द प्लाज्मा शुड बी न्यूट्रल। Altogether, the number of particles of positive and negative charges should be equal. Macroscopically, it should be neutral. वो न्यूट्रलिटी कैसे आएगी? दिस इज द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द पार्टिकल डेंसिटी ऑफ आयन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ आयन, बाय चार्ज। दिस शुड बी बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस नहीं होगा, ये जो आप देखेंगे NI - NE,
अगर ये 10 के ऑर्डर 1 ऑर्डर 10 टू पावर 1 का ऑर्डर का भी होगा, then it will result in production of a temperature of about 10 to power 12 degree Kelvin. सहा इक्वेशन से जब निकालेंगे तो it will come out to be 10 to power 12 degree Kelvin. ये प्लाज्मा की बुक्स में आपको वर्कआउट मिल जाएगा. तो आप ये समझे कि 10 to power 12 degree Kelvin, what kind of a temperature it will be, कहाँ हम उसको सस्टेन कर पाएंगे. We will not be able to sustain that temperature. That is why macroscopic neutrality is must. The second criteria is the Debye shielding. Basically, Debye shielding is a shield on the particle जहां तक उस particle का influence हम experience कर सके हैं. और चूंकि ये हम मानते हैं कि एक पार्टिकल की शेप सर्कुलर है, तो उसका जो स्फीयर होगा वो भी एक स्फीयर होगा परफेक्ट, और उसका एक रेडियस होगा, एंड दैट रेडियस इज टेकन टू बी डिबाई लेंथ. डिबाई लेंथ वो लेंथ है कि जिस लेंथ तक उस पार्टिकल से दूर हम उस पार्टिकल का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जो टोटल प्लाज्मा का विड्थ होगी, जो प्लाज्मा कंटेनर हो, चाहे जो भी जहां भी हम प्लाज्मा स्टोर करेंगे, वो लेंथ शुड बी मच लार्जर देन द डिबाई लेंथ. मतलब नंबर ऑफ प्लाज्मा पार्टिकल्स शुड कम. ऐसा नहीं हो कि वो इतनी छोटी हो कि डिबाई लेंथ से कम हो, एक पार्टिकल का पूरा इन्फ्लुएंस भी हम एक्सपीरियंस ना कर पाए और म्यूचुअल इंटरेक्शन भी नहीं स्टडी कर पाए, इतनी कम ना हो. तो द टोटल इंटरेक्शन लेंथ शुड बी मच ग्रेटर देन द डिबाई लेंथ. इसी को अगर हम कैपेसिटिव मॉडल से देखेंगे, सो कैपेसिटिव मॉडल से हम गॉस इक्वेशन की मदद से इसका पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं. एक स्फीयर मान के एक स्फीयर का पोटेंशियल निकालते हैं, जिसमें कि हम उसका रेडियस डिबाई लेंथ के बराबर ले लेंगे. देन वी कैन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस डिबाई स्फीयर. आपको डिटेल वर्कआउट करने के आपके लिए आवश्यकता नहीं है. द नेक्स्ट इज द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी. जब आप लोगों ने एमएससी फर्स्ट ईयर में मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आयोनाइज्ड मीडियम पढ़ा होगा, तब आपने फ्रीक्वेंसी निकाली होगी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी निकाली होगी आपने. यस सर. कुछ याद है? यस यस यस. वही प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है. ये होगा कैलकुलेशन, जो उसका ये कैलकुलेशन आपने किया होगा स्टार्टिंग फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन. कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने जो क्वांटिटीज है एन, वी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इन तीनों क्वांटिटीज को परटर्ब कर दिया. इनकी इनिशियल वैल्यूज n0, v0, e0 है, और ये परटर्बेशन टर्म्स है. ऑर्डर्स इक्वेट करके जो ये टोटल इक्वेशन बनी, वेक्टर अलजेब्रा यूज करके ये दिस विल बी रिड्यूस्ड टू दिस इक्वेशन. फिर इसको लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से कंबाइन करके इट रिड्यूसेस टू ये लॉरेंट्ज फोर्स डेल वी बाय डेल टी लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन से आएगा. ये आपकी जो नोट्स दिए हैं उसमें डिटेल वर्कआउट है, जो इसके आपको हमने ऑनलाइन जो नोट्स दोज हैव बीन प्रोवाइडेड, उसमें दिस इज वर्कड आउट इन डिटेल, और आपके एमएससी के नोट्स में भी होगा. जब इसको सॉल्व करेंगे, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर तरह की सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनेगी. तो ये जो टर्म है, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी टर्म, और ये टर्म आएगा 4πn² m. सो इसके डायमेंशन जो की फ्रीक्वेंसी के हैं, सो वी हैव टर्म दिस एज द प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी. अब सक्सेसफुल प्रोपेगेशन के लिए
याद है आपको कि इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, कोई रेडिएशन आ रहा है फ्रीक्वेंसी ओमेगा का, और प्लाज्मा पे आ रहा है जिसकी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी है, तो रेडिएशन की ओमेगा शुड बी greater than omega p, omega should be less than omega p, और omega should be equal to omega p. क्या कंडीशन होनी चाहिए सक्सेसफुल प्रोपेगेशन के लिए? यहाँ पे मैं सिर्फ लेस देन ओमेगा पी। हाँ, जब लेस देन ओमेगा पी होगा तो चूंकि आपने देखा इसके न्यूमरेटर में देयर इज अ डेंसिटी टर्म, यस सर। जब फ्रीक्वेंसी लेस होगी तो डेंसिटी भी कम होगी, तो ऐसे यस प्लाज्मा को वी विल टर्म एज अंडर डेंस प्लाज्मा, एंड ओमेगा इज सर। greater than omega p. अब है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे हमने पहले बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हों, कुछ अनआयोनाइज पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी बचेंगे, अनआयोनाइज एटम्स भी उसमें बचेंगे। तो टोटल गैस में कितने एटम्स थे और कितने उसमें आयोनाइज हुए, दैट रेशियो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। बेसिकली प्लाज्मा, मैग्नेटाइज प्लाज्मा का मतलब ये नहीं है कि हमने प्लाज्मा की अपनी को मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। हम किसी भी प्लाज्मा पे जब एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो व्हाट विल हैपन, एक हमारे पास प्लाज्मा है, उसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, क्या होगा? लॉरेंट फोर्स लगेगा and those particles will tend to move. Direction of motion क्या होगा? It will be perpendicular. तो V cross B का टर्म आता है ना, F is equal to यस सर। so it will B be cross B, equal to, it will be perpendicular to the magnetic field. क्रॉस प्रोडक्ट है तो it will be perpendicular. तो वो perpendicular डायरेक्शन में that particle will move. यस। और जब मूव करेगा तो what has been analyzed कि plasma becomes stable under the influence of this magnetic field. यही इस स्टेबल प्लाज्मा जो है इसको मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा कहते हैं। ओके। theoretical dispersion. I think we should, it's 11:28.